चलिए, आवाज आ रही है ऑनलाइन। ठीक है। चलिए, जैसे कि हमने जो हॉस्टल वार्डन की जो कक्षाएं थी उनमें सामान्य अध्ययन वाला जो भाग है उसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के चलते अभी जो आपकी 3 वीडियो यूट्यूब पर डली हुई है, जिसमें से मैंने भारतीय इतिहास को 60 क्वेश्चन के माध्यम से और नई नई चीजों को जानकारी देने का प्रयास किया, क्योंकि वेटेज जो है पर सब्जेक्ट के हिसाब से जीएस का तो 15 अंक है, लेकिन पर सब्जेक्ट के हिसाब से दो दो अंक का ही पढ़ना है और सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है। तो इसलिए याद रखना कि ये जो पढ़ने का जो टेक्निक है उसी के आधार पर आपको पढ़ना है। आज मैं जो आपके सामने जो सब्जेक्ट लेकर आया हूं वो है भारत का भूगोल, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी के आज हम पहले 20 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, फिर अगले 20 क्वेश्चन इस तरीके से हम कवर करते जाएंगे। तो आज जो 20 क्वेश्चन है उसको लेकर हम यहाँ पर समझेंगे। तो आज हम देखते हैं कि 20 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो क्या है। शुरू से हम सारी चीजों को, भारत की मुख्य भूमि, क्या बोल रहे हैं आपका, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा कौन सा है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, देखो, भारत की सीमाओं को अक्षांश और देशांतर रेखाओं से मापा जाता है। किससे? आपका अक्षांश, और आपका क्या मापते हैं, आपका देशांतर। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो जो देशांतर रेखा है उसके हिसाब से मापा जाता है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, भारत की मुख्य भूमि का, मुख्य मतलब जो भारतीय सीमा से लगा हो उस भूमि का। जैसे मुख्य भूमि यहां पर क्या है आपका, कन्याकुमारी। क्या है आपका, कन्याकुमारी। तो यहां पर जो मुख्य भूमि कन्याकुमारी है उसमें जो अक्षांश रेखा है वो कौन से डिग्री में है, ये प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय जो मुख्य भूमि है उसका अक्षांश कौन सी डिग्री में है। तो याद रखेंगे कौन सी डिग्री में, आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। याद रखेंगे, कभी कभी आपको क्या घुमा दिया है, ये दक्षिणी सीमा लिखा है और इसको क्या लिख देगा आपका, दक्षिणी अक्षांश। ऐसा कुछ नहीं है, याद रखना, भारत का अक्षांश हमेशा उत्तरी रहेगा और भारत का देशांतर हमेशा पूर्वी रहेगा। ये नोट पे लिख लेना। भारत का अक्षांश अगर कुछ भी पूछा है तो भारत जो है, भारत का जो ग्लोब में, ठीक है, जैसे आप भारत को देखोगे तो ये विश्व का ग्लोब है, तो इस प्रकार की जो सीधी रेखाएं हैं वो क्या है, आपका अक्षांश रेखा है। और इस तरीके से जो रेखाएं बनेगी वो क्या है, आपका देशांतर रेखाएं। तो भारत अगर यहां पर है तो बीच में बांटोगे तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो हमेशा नॉर्थ वाले अक्षांश में आएगा और हमेशा आप देखोगे, सॉरी, ईस्ट और वेस्ट, तो हमेशा ईस्ट वाले पार्ट में आएगा। इसलिए अक्षांश हमेशा उत्तरी होगा और भारत का देशांतर हमेशा क्या होगा, पूर्वी। तो सभी में उत्तरी अक्षांश दे दिया है, तब हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो याद रखेंगे 8.4 जो है भारत की दक्षिणी सीमा जो है कन्याकुमारी जो है वहां से जो है गुजरती है। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी वो किस पॉइंट पर है, तो 8 डिग्री 4 मिनट आपका रहेगा और ये जो है साउथ में है, यानी कि तमिलनाडु क्षेत्र में, यहां पर आपको पड़ेगा। याद है। अब देखो, जैसे कि मैंने कहा कि एक प्रश्न के पीछे आपको और कई प्रश्न की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए फैक्ट में क्या है, उत्तर से दक्षिण तक अगर आप इसकी अधिकतम लंबाई देखेंगे, मतलब उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितना है पूछेगा, तो 3 2 1 4। देखो ध्यान से समझना, इसको याद करने की जरूरत नहीं, आंकड़ा घटते क्रम, 3 3 के बाद क्या आएगा, 2 2 के बाद क्या आएगा, 1, और 4 को कहां लिख दिया है, तो आंकड़ा कैसा है जी, 1 2 3 4, ऐसा है ना। सभी संख्या उसमें है गिनती, 1 2 3 4, 4 को आखिरी में लिख दिया है, 3 2 1 घटते क्रम में गया है। इसलिए कभी मत भूलना कि जो भारत की उत्तर से दक्षिण की सीमा है वो कैसा है, 3 2 1 4। 3 2 1 4 क्या है, किलोमीटर। क्या है आपका, किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक पूछेगा तो क्या लगाओगे, 2 9 3 3। क्या है आपका, 2 9 3 3। तो 3 तिया 9, कितने 3 है, 2। ऐसा दिमाग में थोड़ा बना के चलना, ट्रिकी टाइप का थोड़ा सा, क्योंकि जीएस को पढ़ने का यही ट्रिक तरीका होता है। तो याद रखेंगे 2 9 3 3। अब देखो, द्वीप समूह की तट रेखा की कुल लंबाई, जैसे आप भारत में देखते हैं तो भारत में आप देखोगे कि भारत में जो सीमा, जो राज्य समुद्र से लगा हुआ है उसे तट रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, तट रेखा या कोस्टल लाइन कहते हैं। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर लक्षद्वीप है
और यहां पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप है नीचे में। तो ये भी तो समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र के तट में है। तो इनको मिलाकर कुल टोटल कितना है? तो कुल टोटल है 7516.6 किलोमीटर। कभी कभी सीधा फैक्ट पूछता है कि द्वीपों के सहित, ठीक है, द्वीपों के सहित जो है कितना आपका लंबाई है? तो द्वीपों सहित जो कुल लंबाई है वो 7516 है। कितना है? 7516। याद रहेगा? तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपका याद रखना है कि हमने 8.4 यहां तक का पढ़ लिया। अगर आपका इधर का पॉइंट और इधर का पॉइंट भी पूछे तो देखिए 68.7 और 97.25 देशांतर। तो मैंने क्या कहा? देशांतर हमेशा क्या होगा? पूर्वी। तो ये कैसा देशांतर है? पूर्वी देशांतर। तो देशांतर हमेशा इधर से घटता हुआ आएगा। तो इधर ज्यादा रहेगा, इधर कम। अगर पूरा याद नहीं है तो याद रखना इधर 97 और इधर 68। तो याद रखना जो आपके 68 डिग्री 7 मिनट है वो आपका कैसा देशांतर है? पश्चिमी देशांतर। और 97 डिग्री 25 मिनट है वो आपका कैसा देशांतर है? तो पूर्वी देशांतर। तो कभी कभी इनको भी पूछता है। और सेम अभी 8.4 हम पढ़े हैं। तो 8.4 क्या है? उत्तरी अक्षांश। क्या है आपका? उत्तरी अक्षांश। और यहां पर क्या रहेगा आपका? ठीक है, तो यहां पर क्या रहेगा? 37.6 उत्तरी अक्षांश। तो आप देखोगे उत्तर, तो अब जो आपका डिग्री है वो यहां से घटता हुआ जाएगा। ये 8 है और ये कितना है आपका? 37। तो याद रखना 8.4 उत्तरी अक्षांश है ये नीचे वाला, और 37 आपका 6 दक्षिणी अक्षांश है। क्या वाला? आपका ऊपर वाला। समझ में आ रहा है? सॉरी, उत्तरी अक्षांश, सॉरी दक्षिणी नहीं होता, सॉरी, दोनों क्या है? उत्तरी अक्षांश। तो नॉर्थ में जो होगा वो कितना होगा? 37.6 उत्तरी अक्षांश, और जो नीचे में होगा वो 8.4 क्या होगा? उत्तरी अक्षांश। इस ट्रिक को याद रखना ना जी, अक्षांश हमेशा उत्तरी होगा और देशांतर हमेशा पूर्वी होगा। दक्षिण और पश्चिम शब्द आएगा नहीं। इसके अलावा भारत का कुल क्षेत्रफल कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो याद रखना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का क्षेत्रफल है। भारत का टोटल एरिया कितना है पूछेगा तो 32,87,263। और याद रखना वर्तमान में जनसंख्या के हिसाब से देखोगे तो भारत विश्व का प्रथम राज्य है। पहले भारत सेकंड पर था, चाइना प्रथम पर था, अब चाइना जो है सेकंड पर आ गया, भारत प्रथम पर है। लगभग 140-45 करोड़ के आसपास की आबादी है। जब सर्वे आ जाएगा तो उसको देखेंगे। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का क्या स्थान है पूछेगा तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां, कौन सा आपका? 7वां। क्षेत्रफल कितना? 32,87,263। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का क्या है? 7वां बड़ा देश है। याद रहेगा? तो ये प्रश्न रहेगा और इस प्रकार से आपको जो है इतने को समेट के पढ़ना है बेटा। आपको स्क्रीनशॉट आप चाहे तो लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं साइड हो जा रहा हूं थोड़ा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतने को ही बार बार क्या करिए? रिविजन करिए। चलिए ठीक है, आगे देखिए। आपकी स्क्रीन पर जो अगला प्रश्न है वो है द्वीपों सहित, यानी द्वीप को मिलाकर, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो अभी पढ़े, द्वीपों सहित अगर आप मिला के देखोगे तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5, यानी कि लक्षद्वीप और आपका अंडमान निकोबार को भी मिलाया गया है। और जो समुद्री आपके इस तरीके से जो भारत के समुद्री राज्य हैं उनको भी क्या किया गया है? आपका इसमें मिलाया गया है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। गुजरात, यहां पर क्या है? देखो समुद्र के तट में गुजरात। कर्नाटक, ठीक है, तो अपन पूरा पढ़ते हैं। गुजरात के बाद क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक। कर्नाटक के बाद केरल। केरल के बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा। ओडिशा के बाद आपका पश्चिम बंगाल। क्लियर है? तो कितने हो गए आपका? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो समुद्री सीमा में लगे हुए कितने राज्य हैं आपका? 9। भारत की समुद्री सीमा से लगे हुए राज्यों की संख्या तट रेखा जहां पर बनती है वो क्या है आपका? 9। ठीक है, ये आपका देखते होंगे, इसको क्या बोलते हैं? कच्छ का रण। क्या बोलते हैं आपका? कच्छ का रण। ये वाला आओगे तो ये वाला क्या कहलाएगा? कोंकण तट। क्या कहलाएंगे? कोंकण तट। केरल वाला आएंगे, ठीक है, ऐसा है तो केरल वाला क्या कहलाएगा? मालाबार। क्या कहलाएगा? मालाबार। ठीक है, इधर आएंगे तो क्या कहलाएगा? कोरोमंडल। क्या कहलाएगा? कोरोमंडल। और इधर आएंगे तो क्या आएगा? उत्तरी सरकार। क्या आएगा आपका? उत्तरी सरकार। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इधर वाला कोंकण,
ये है मालाबार, ये है कोरोमंडल, इधर आपका क्या हो जाएगा उत्तरी सरकार, ये तटों का नाम है। तो कौन कौन से, तो आप मैप से याद रखेंगे, जहां आपका इधर पश्चिम बंगाल तक और इधर गुजरात से शुरू होगा, तो 9 जो आपके राज्य है वो समुद्री सीमा से क्या हुए हैं, लगे हुए हैं, जिसमें गुजरात का जो एरिया है वो सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा तट रेखा समुद्र से लगा हुआ किस राज्य का सीमा है, तो लगाओगे गुजरात। और सबसे कम बोलेगा तो क्या लगाओगे, गोवा। गोवा का क्षेत्रफल वैसे भी छोटा है, आप जान रहे हैं, तो गोवा तो सवाल ही नहीं पड़ता कि छोटा कौन है जानने का, बस ये जानने कि गुजरात की लंबाई सर्वाधिक है समुद्री तटों में। और याद रखना केंद्र शासित प्रदेशों में जो आपके दमन द्वीप और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार शामिल होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम द्वीपों सहित लंबाई देखते हैं, द्वीपों सहित, तो आपका यहां पर आपका लक्षद्वीप आ गया, यहां पर आपका कौन आ गया, अंडमान निकोबार, और यहां पर क्या है आपका दमन द्वीप दादर नगर हवेली। तो दमन द्वीप वाला जो पार्ट है ये भी समुद्री सीमा में है, ठीक है। और तटीय सीमा, अगर हम केवल तटीय सीमा यानी केवल 9 राज्यों को लेंगे, तो अगर इसी क्वेश्चन को मैं हटा दिया, द्वीपों को नहीं मर्ज किया जा रहा है, तो द्वीपों को मर्ज नहीं किया जाएगा, तो इसकी तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। और अगर दमन द्वीप, ठीक है, दमन द्वीप को ऐड किया जाए, अंडमान निकोबार को ऐड किया जाए, लक्षद्वीप को ऐड किया जाए, तो इनकी जो लंबाई हो जा रही है वो हो जा रही है 7516.5। और अगर दोनों के बीच में द्वीप का पूछेगा, तो द्वीप का आप दोनों में माइनस करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लगभग अगर आप माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 7100 में आप माइनस करके लिखोगे, ठीक है। तो 7000 में 6000 गया, कितना हो गया, 1000, ठीक है। और 1000 में आपका 100 और माइनस किए, 500 400, तो लगभग वही 1400, ठीक है, 16.5 के आसपास जो है डेटा आएगा। तो इस तरीके से जो है आप याद रखेंगे। द्वीप बस का पूछेगा तो इतना है, टोटल पूछेगा द्वीप सहित तो इतना है। केवल आपका तटीय रेखा, तटीय रेखा में कितने राज्य हैं, 9 राज्य, ये भी सवाल है। गुजरात सर्वाधिक, गोवा सबसे कम, तो 6100। इस प्रकार से आपको जो है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516.5 किलोमीटर। याद रहेगा, डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा तो आपसे प्रश्न जो है बनना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, तीसरा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो भारत का क्या पूछा है, आपका क्षेत्रफल, तो भारत का जो आपका क्षेत्रफल है अभी हम पढ़े हैं, ठीक है, 3287,263, क्या है आपका 3287,263 है। और विश्व की कुल सतह का लगभग भारत कितना है, 2.4, कितना है आपका 2.4। तो याद रखना ये सवाल कई बार एग्जाम में आया है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत जो है 2.4 है। और मैंने कहा था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से नंबर पर है, 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से नंबर का देश है, तो 7वां बड़ा देश है। और पहले नंबर पर कौन है आपका, रूस, पहले नंबर पर कौन है आपका, रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर अमेरिका, चौथे नंबर पर, ठीक है, चीन, 5वें नंबर पर ब्राजील, 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर कौन है आपका, भारत। तो याद रखेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे आपका क्रम में देखोगे 7वां बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य विश्व का कौन सा है, देश कौन सा है आपका, रूस है। और विश्व का कुल कितना प्रतिशत भाग भारत का है, तो 2.4% जो भाग है वो क्या है आपका, भारत का हिस्सा है। तो ये भी प्रश्न बना हुआ एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इनिशियल जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर फिजिकल जियोग्राफी से क्वेश्चन आता है बेटा, तो मैंने फिजिकल जियोग्राफी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। बाकी जो आपका ह्यूमन जियोग्राफी है, पॉलिटिकल जियोग्राफी है, वहां से बहुत कम प्रश्न बनते हैं, इसको आप संविधान वगैरह में पढ़ते ही हैं, तो आप फिजिकल जियोग्राफी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला जो प्रश्न है वो है चौथा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए किसकी बात हो रही है, आपका कर्क रेखा। तो आप विश्व के ग्लोब पर देखते हैं तो बीचों बीच कौन सा रेखा है, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा आपका, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा मतलब कितना डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। इमेजिनरी लाइन मान के चलते हैं, काल्पनिक रेखा। ऊपर में आपका 23.5 डिग्री आप देखोगे, या इसी को आपका 23 सही 1/2 लिखते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि क्या कहलाएगा आपका कर्क रेखा। और सेम नीचे, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल कहलाता है, तो नीचे आपका 23-30 पर देखोगे तो ये क्या कहलाएगा आपका, मकर रेखा। क्या कहलाएगा आपका, मकर रेखा। हम किसकी बात कर रहे हैं, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8। तो कर्क रेखा जब देखोगे तो भारत के बीचों बीच गुजरेगी।
तो बीचों बीच में कौन आ गया? पहला गुजरात, गुजरात के बाद थोड़ा बहुत क्या कवर होगा? राजस्थान, राजस्थान के बाद क्या आएगा? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद क्या आएगा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद क्या आएगा? झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा और मिजोरम। इतने राज्यों से होकर गुजरती है, मतलब टोटल कितने राज्यों से? 8। तो आंसर क्या होगा? 8। अब कुछ जानकारी कर्क रेखा के बारे में समझिएगा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जैसे मैंने बताया कहां है आपका? उत्तरी गोलार्ध। इसको आपका उत्तरी गोलार्ध, इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर है, केवल भूमध्य रेखा के समानांतर या पैरेलल नहीं है, ये आपका मकर रेखा के भी क्या है? पैरेलल है। लेकिन याद रखेंगे आपका तीनों रेखाएं एकदम सीधी रेखा है, ठीक है। और कौन सा आपका? 23-30, कभी कभी 23.5 ऐसा याद रखते हो, 23-50 मार देते हो, तो याद रखना 23-30 है भैया। यहाँ आपका आधा घंटा, आधा घंटा को हम आधा 30 में लेते हैं ना, तो यहां पर इस प्रकार से 23/1/2 भले लिखते हैं, लेकिन ये क्या है? 23-30 है। 23-50 कभी भी मत मारना, ये ह्यूमन एरर से गलती होता ही है। कभी कभी 23-50 ऐसा आता है, 23.5 बोलते रहते हो, तो ये आपका गलत हो जाता है। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों कोरिया जिले में मिलती है। आपको पता है कि एक आईएसटी रेखा होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड जो टाइम आपका है, वो मानक जो रेखा होता है, ठीक है, वो आपका दोनों कहां मिलेंगे? छत्तीसगढ़ में। कहां मिलेंगे आपका? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में कहां मिलेंगे आपका? कोरिया में। और याद रखना छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, है ना, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, तो 4 जिलों से होकर गुजरती है। एक तो सामने में क्या पड़ेगा? एमसीबी, एमसीबी के बाद क्या पड़ेगा? कोरिया, कोरिया के बाद क्या पड़ेगा? सूरजपुर, और सूरजपुर के बाद कहां जाएंगे? आपका बलरामपुर। सरगुजा और जसपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, सरगुजा संभाग से। तो ये सारी बातें जो है आपको याद होना चाहिए किसके अंतर्गत? तो याद रखेंगे कर्क रेखा। कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? 8। ये प्रश्न रहेगा, तो इसको थोड़ा सा फोकस करना है, ध्यान देना है। चलिए अगला जो आपके प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 5वां, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखिए कई बार इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हैं, इसको आपको फटाफट आंसर देना है। भारत के दक्षिणतम बिंदु, तो चारों दिशाओं का आखिरी पॉइंट निकाला गया। सबसे उत्तर जो जम्मू कश्मीर में है, ये आपका कन्याकुमारी हो गया। यहां देखोगे अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार हो गया। इधर आपका कौन हो गया? अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आपका ग्रेट निकोबार। ये हो गया तमिलनाडु। इधर आपका आ गए तो कौन सा? आपका गुजरात। और इधर आ गए तो आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो सभी दिशाओं के आपके मेन पॉइंट को याद रखना है। तो तमिलनाडु में अभी पढ़े थे, मेन पॉइंट क्या है आपका? कन्याकुमारी। क्या है आपका? कन्याकुमारी। अब बचा है 4। तो देखिए सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आपका इंदिरा पॉइंट। लेकिन भारतीय भूमि का है क्या? नहीं, ये एक आइलैंड का है, आपका अंडमान निकोबार का है, जो कि यहां पर स्थित है ग्रेट निकोबार में। तो कहां है आपका? इंदिरा पॉइंट। याद रखेंगे इसको क्या बोलते हैं? आपका इंदिरा पॉइंट। जो उत्तरी बिंदु जम्मू एंड कश्मीर में है उसको क्या कहेंगे? इंदिरा कॉल। क्या कहेंगे? आपका इंदिरा कॉल। कभी कभी पॉइंट और कॉल में कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखना जब भी जम्मू कश्मीर जाओगे कॉल करोगे। क्या करोगे? कॉल करोगे। तो जम्मू कश्मीर जाके आपको कॉल करना है, ये याद रखेंगे। और देखिए भारतीय भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो क्या है? तो भारतीय भूमि का जो सबसे आपका दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है? तो भारतीय भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? ठीक है, कन्याकुमारी। और पश्चिमी आपका बिंदु है वो कौन है? आपका गौर माता। कौन है आपका? गौर माता। ग से गुजरात और ग से क्या आ जाएगा? गौर माता। इधर क्या आ जाएगा? किबिथु। क्या आ जाएगा? किबिथु। ये जम्मू कश्मीर जाओगे तो क्या करोगे? कॉल करोगे। तो इंदिरा कॉल। और ग्रेट निकोबार क्या है? पॉइंट है, इसलिए आपका याद रखना इंदिरा पॉइंट। तो चारों दिशाओं के पॉइंट को याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो दक्षिण की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? इंदिरा पॉइंट। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कैसे आपको डील करना है। चलिए अगला जो प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है आदम का पुल या आदम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य है? यह भी बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन है। आदम का पुल, ठीक है, याद रखना एक बात तो यह है कि यहीं पर आपका रामेश्वरम स्थित है। कौन सा? आपका रामेश्वरम, दक्षिण में। अब देखिए भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा बनेगी, जैसे आप भारत देखते हैं तो भारत में ये है आपका अफगानिस्तान, इधर ये है पाकिस्तान, इधर आपका क्या बनेगा? श्रीलंका आसपास, ये आपका क्या पड़ेगा? बांग्लादेश, ये आपका क्या पड़ेगा? म्यांमार। क्या पड़ेगा? म्यांमार। इधर आओगे तो क्या है? नेपाल। इधर आओगे तो क्या है? आपका भूटान। और इधर क्या है? आपका चाइना। तो चाइना
से भी थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा लगेगा, ये तो दोनों ऐसा आपका लगेगा, तो ये आपकी भारत के सीमाओं से लगने वाले देश हैं। तो कभी कभी सीमाओं से लगने वाले देश में भी आपको सीमा पूछा जाता है, ध्यान रहे। यहां पर हम पहले बात कर रहे हैं आदम का पुल, तो आदम का पुल जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है, ध्यान रखेंगे। आदम का जो पुल है रामेश्वरम के आसपास जो आपको मिलेगा, यहीं पर आपका मिलेगा मन्नार की खाड़ी। क्या मिलेगा? मन्नार की खाड़ी, बायोस्फीयर रिजर्व है जी, मन्नार की खाड़ी, याद रखेंगे। ये भी इन्हीं दोनों देशों के सीमाओं के बीच मिलेगा। अगर हम भारत और अफगानिस्तान के बीच की बात करें तो यहां पर जो आपका सीमा रेखा है वो है डूरंड रेखा। अगर भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ जो रेखा है वो है रेड क्लिफ रेखा। भारत और चाइना के साथ जो यहां पर रेखा होगा अरुणाचल प्रदेश में, वो है आपका मैकमोहन रेखा। और पाक जल डमरू संधि या जो होगा पाक जल संधि, तो पाक जल संधि पाकिस्तान के साथ नहीं है, पाक जल संधि किसके साथ है? श्रीलंका। तो श्रीलंका और भारत के संबंध में तीन बात याद रखो, मन्नार की खाड़ी, रामेश्वरम, आदम का पुल और पाक जल संधि, ये सब भारत और किसके बीच में पड़ेगा? श्रीलंका। और सर्वाधिक सीमा, इतने लगे सीमाओं के राज्य में सबसे ज्यादा बॉर्डर जो है भारत किस देश के साथ बनाता है? तो याद रखेंगे बांग्लादेश। किसके साथ? आपका बांग्लादेश। तो कभी कभी सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि भारत की सीमा किस देश के साथ सर्वाधिक है? तो याद रखेंगे क्या लगाओगे आंसर में? तो आंसर में रहेगा बांग्लादेश। क्या रहेगा आपका? बांग्लादेश। और यहीं पर याद रखना सबसे कम सीमा अगर हम देखेंगे तो सबसे कम सीमा किसके साथ है? आपका अफगानिस्तान। कौन है जी? अफगानिस्तान। तो सबसे कम सीमा कौन होगा? अफगानिस्तान। और सबसे ज्यादा सीमा कौन है आपका? तो है बांग्लादेश। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका हिमालय पर्वत। थोड़ा सा यहां से भी प्रश्न आता है, हम किसकी बात कर रहे हैं? आपका हिमालय माउंट। ठीक है, हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं। तो हिमालय पर्वत का एक मुख्य प्रकार है, देखो अलग अलग प्रकार के पर्वत होते हैं। ठीक है, कोई मोरदार पर्वत होता है, ठीक है, कोई आपका जो पर्वत है, कोई ब्लॉक पर्वत होता है, कोई अवशिष्ट पर्वत होता है, कोई ज्वालामुखी पर्वत होता है। तो सब अलग अलग पर्वत जो बनने के आधार पर, पर्वत के निर्माण के आधार पर जो है नामकरण होता है। अभी आपको इतना बड़ा सिद्धांत जानने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल आप याद रखिए हिमालय से देखिए बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा इनको आपको ध्यान में रखना है कि क्या है कैसा है। तो देखिए पहले इसको समझते हैं। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। तो पहले जाने हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? एक वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित। ऐसा आपका वलय है ना, ठीक है, ऐसा बना है इसलिए क्या बोलते हैं? आपका वलित पर्वत। तो हिमालय कैसा पर्वत है? वलित पर्वत। अब देखिए हिमालय से संबंधित कितने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? टेथिस सागर। जो कुछ लोग जियोलॉजिस्ट लोग थे जो जिन्होंने सिद्धांत दिया है, उन लोगों का कहना है कि हिमालय पहले जहां पर था वहां पहले एक टेथिस सागर हुआ करता था, वहां बहुत सारे सेडिमेंट्स जमा हुए और जब तनाव पड़ा, फोर्स पड़ा, चाहे वो प्लेट विवर्तकी सिद्धांत हो या आपका कोई और सिद्धांत जो आपके कोबर ने दिया है, ठीक है, तो इन सिद्धांतों के आधार पर ऐसे दबाव पड़ा तो यहीं से सेडिमेंट ऐसे आपका वलय बन गया, इसी को क्या बोलते हैं? हिमालय। ठीक है, और कोबर ने दिया है भूसन्नति का सिद्धांत। क्या दिया? आपका भूसन्नति। भूसन्नति मतलब आपका भूमि इस तरीके से, आपका भूसन्नति का मतलब क्या है कि धीरे 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 आपके सेडिमेंट क्या होते गए? जमा होते गए। समझ में आ रहा है? सेडिमेंट गए तो नीचे क्या होते गया? आपका झोल होते गया, और जब आपका प्रेशर पड़ा ऐसे तो वही सेडिमेंट ऐसे ऊपर क्या हो गया? निकल गया, कुबर जैसा। तो ये किसका सिद्धांत है? भूसन्नति सिद्धांत। और हैरी हेस का सिद्धांत, तो याद रखना कोबर ने कौन सा सिद्धांत दिया हिमालय के संबंध में? भूसन्नति सिद्धांत। और हैरी हेस ने कौन सा सिद्धांत दिया है? प्लेट विवर्तकी, कि इधर की जो आपके प्लेटें हैं, है ना, अलग अलग प्लेटें हैं जिस पर आप पढ़ोगे, है ना, भूकंप वगैरह टॉपिक में, तो यहां पर जो प्लेटें हैं, प्लेट आपस में टकराए होंगे और आपका फोर्स पड़ा होगा तो प्लेट ऐसे टकराए होंगे। तो इस तरीके से एक प्लेट, जो एक प्लेट है, इस प्लेट के आपका ऐसे टकराया होगा तो जो नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा उठ गया, यही क्या है? आपका हिमालय का सिद्धांत। कौन सा? हैरी हेस का प्लेट विवर्तकीय सिद्धांत। समझ में आ रहा है? ट्रांस। अब हिमालय के प्रकार देखिए, हिमालय को उत्तर से दक्षिण क्रम जमाइए तो पहला है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस। फिर आपका कौन सा है? ग्रेट हिमालय।
समझ में आ रहा है। फिर आपका क्या है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय या आपका मध्य हिमालय। और लास्ट में कौन है आपका, शिवालिक। तो कभी कभी याद रखना उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर आपको जमाने के लिए पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए। ये है आपका ट्रांस हिमालय, ये है आपका ग्रेट हिमालय, फिर आपका लघु हिमालय, फिर आपका शिवालिक हिमालय। तो ये कैसा है आपका, ये उत्तर से दक्षिण हो गया। लेकिन हिमालय को पूर्व से पश्चिम भी बांटा जाता है। अगर आप पूर्व से पश्चिम बांटोगे तो पूर्व से पश्चिम किसने बांटा है, सर सिडनी बुराड ने। किसने, आपका ये ऊर्ध्वाधर विभाजन है, और एक आपका क्षैतिज विभाजन भी होगा जिसको सर सिडनी बुराड ने किया है। और याद रखेंगे सिडनी बुराड के हिसाब से अगर इधर जाओगे तो कश्मीर हिमालय, का वाला पहला है, पहले ही हम क ख पढ़ते हैं तो क्या आता है, का आता है ना। तो ऐसे याद रखना, का से आपका क्या आ गया, कश्मीर, का से आ गया आपका कुमाऊं, आपका फिर आ गया नेपाल, और लास्ट में क्या रहेगा, असम। तो याद रखना, अगर पश्चिम से वेस्ट टू ईस्ट जमाने बोलेगा तो जमाना है इस प्रकार से सिडनी बुराड के आधार पर, और उत्तर से दक्षिण बोलेगा तो ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये आपको याद रखना, ये क्रम जमाने के लिए आपको एग्जाम में, ठीक है, पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। शिखर मतलब क्या होता है, चोटी। तो भारत का सबसे ऊंची चोटी की बात हो रही है, तो समझिए सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। देखिए, तो सबसे चोटी कहां की चोटी पूछ रहे हैं, भारत के। और वर्तमान में हमारा जो पाकिस्तान था पहले, समझ में आ रहा है, वो अब नहीं है, तो इसलिए हम भारतीय क्षेत्र पर ही बात करेंगे। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, कंचनजंगा। ये क्वेश्चन इतना कंफ्यूज करता है, तो याद से मारिएगा कि भारत का सबसे उच्च भूमि कौन सा है, कंचनजंगा। अब देखो कुछ कुछ चोटियां जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहला कौन है, माउंट एवरेस्ट। कितना है आपका, 88 48। एकदम डेटा याद रखने की जरूरत नहीं बेटा, इतना अंदर नहीं जाना है, फिर भी सुने रहोगे तो एग्जाम में बनेगा। 88 48, 4 8 4 8 टाइप का कुछ है, 4 दूनी 8 ऐसा होता है, याद रखना। और ये विश्व का सर्वोच्च शिखर है, माउंट आपका एवरेस्ट। और ये आपका कहां है, आपका एवरेस्ट जो है हिमालय पर्वत में है। कहां पर है आपका, तो कहां है, नेपाल में। कहां है आपका, नेपाल में। तो याद रखना, जो माउंट एवरेस्ट है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कहां है आपका, नेपाल में, भारत में नहीं है। समझ में आ रहा है, इसलिए भारत में हमने क्या लिया है, कंचनजंगा। दूसरा याद रखना, केटू। केटू जो है, या इसी को माउंट गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं, ये कितना है आपका, 86 11। ये 88 याद रखो, ये 86 रखो। 88 सबसे ज्यादा है, 88 के बाद आ गया 86। 86 क्या है, केटू। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब ये दुनिया की क्यों, क्योंकि पाकिस्तान वाला एरिया में चला गया। काराकोरम जो आपका सीरीज है, काराकोरम में स्थित है, याद रखना, ये भी पूछता है। ठीक है, इधर आपका काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, 3 श्रेणी बनेगी ट्रांस में। क्या क्या, काराकोरम, ठीक है, आपका कौन सा, जास्कर, कौन सा श्रेणी, जास्कर, और कौन सा बनेगा, पीर पंजाल। ये सब जियोग्राफी में बाद में आराम से मैं पूरा क्लास डालूंगा जियोग्राफी का, एक एक डिटेल वाला, आराम से देखते रहना बैठ के। अभी इसको देखो, ठीक है। केटू, माउंट गार्डविन ऑस्टिन, ये पाकिस्तान क्षेत्र में आता है, ठीक है, ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके में। इसलिए विश्व की दूसरी क्या है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहला है माउंट एवरेस्ट, ये 88 है, ये 86 है। और तीसरे नंबर पर कौन आ जाए, कंचनजंगा, क्या आ गया, 85। तो ऐसा याद रखो ना जी, 88 86 85। आपका 88 में माउंट एवरेस्ट, 86 में आपका कौन आ गया, केटू, और 85 में कौन आ गया आपका, कंचनजंगा। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पर्वत है, चोटी है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा। और ये कहां है, तो ये सिक्किम में है। कहां है, सिक्किम में, यह भी प्रश्न है। और इसके अलावा 2 और चोटी पूछा जाता है, एक है मकालू और एक है धौलागिरी। तो दोनों कहां है, नेपाल में। ज्यादातर जो चोटी है वो आपका ग्रेट हिमालय में है। यह भी प्रश्न पूछता है कि जो आपका बड़ी बड़ी चोटी है वो आपका कौन से हिमालय में है जी, ग्रेट हिमालय में। और ग्रेट हिमालय का ज्यादातर पार्ट कहां आता है, नेपाल में। इसलिए सबसे बड़ी बड़ी चोटी कहां है, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहां है, नेपाल में। मकालू कहां है, नेपाल में। समझ में आ रहा है, धौलागिरी कहां है, नेपाल में। केटू कहां है, पीओके में। इस तरीके से नंदा देवी वगैरह भी है, ये सब अभी नहीं, उसको भी देखेंगे तो आप इसको समझेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आपका डी रहेगा। चलिए अगला आप आ जाइए। अगला है आपका 9वां प्रश्न है, सतलज एवं काली नदियों के बीच, ठीक है, सतलज एवं काली नदियों के बीच में कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। देखिए एक बात अभी समझिएगा, थोड़ी देर हमने एक प्रश्न पढ़ा था, देखिए ये वाला प्रश्न को थोड़ा सा समझिएगा बेटा। और
जो कश्मीर हिमालय है वो आपका सिंधु से कहां है, सतलज, मतलब आपका ये सिंधु हो गया तो और सतलज तक, कहां कर आपका सतलज, ये वाला कश्मीर हिमालय कहला रहा है। फिर आपका सतलज से कहां चला गया, काली, सतलज से काली का बीच जो है वो कहला रहा है कुमायूं हिमालय। फिर आपका याद रख लेंगे काली से, ठीक है, काली से कहां आ गया, तीस्ता, कहां आ गया आपका तीस्ता, ये वाला कहलाएगा नेपाल हिमालय। और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र, कहां तक आपका ब्रह्मपुत्र, ये आपका कहला रहा है असम हिमालय। तो सिंधु से सतलज कश्मीर हिमालय, सतलज से काली कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता नेपाल हिमालय, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र कौन सा हिमालय, असम हिमालय। ये क्षैतिज विभाजन जो सिडनी बुराड ने किया था वो आपका इस तरीके से याद रखना है। और सेम यही क्वेश्चन आपका यहां पर रिपीट मिलता है कि सतलज और काली, तो सतलज और काली के बीच में अभी हम लोग पढ़े हैं, सतलज और काली के बीच में कौन आ जाएगा, कुमायूं, ठीक है। तो याद रखेंगे नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय किसके बीच आएगा, काली और तीस्ता, और असम हिमालय किसके किसके बीच आएगा, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। और कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय बोलेगा तो यहां पर कौन सा आएगा, सिंधु से सतलज, तो ये याद रखेंगे। अब यहां पर थोड़ा बहुत प्रश्न बनता है सतलज से, क्योंकि हमारे लिए काम का क्या है, सतलज। तो सतलज नदी को पौराणिक ग्रंथ में क्या बोलते थे, सतुद्री, याद रहेगा। ये जो आपके सिंधु है जी, सिंधु को क्या बोलते थे, हिरण्य, पौराणिक ग्रंथों में याद है। आपका जो आपका सतलज है, कौन सा आपका सतलज, सतलज को क्या बोलते थे, सतुद्री, व्यास को क्या बोलते थे, विपाशा, याद आ रहा है, व्यास को क्या बोलते थे, विपाशा, ये सब नाम पूछता है, ठीक। आपका रावी को क्या बोलते थे, परूसनी, क्या बोलते थे आपका, परूसनी, ठीक है। आपका चिनाब, चिनाब को क्या बोलते थे, तो आस्कनी, क्या बोलते थे, आस्कनी, ठीक है। और आपका झेलम को क्या बोलते थे, तो झेलम को वितस्ता, क्या बोलते थे, वितस्ता। तो सभी नदी के पौराणिक नाम भी याद रखो। सिंधु को क्या बोलते थे, हिरण्य, ठीक है, सतलज को सतुद्री, व्यास को विपाशा, रावी को परूसनी, चिनाब को आस्कनी और झेलम को वितस्ता। तो यहां पर हम सतलज की बात कर रहे हैं तो सतुद्री है, और इसका उद्गम जो है राकसताल झील से हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर मानसरोवर तिब्बत के में आपका राकसताल है, राकसताल झील से जो है ये डायरेक्ट आपका यहां से ऐसे पंजाब होते हुए चिनाब में आएंगे, पंजाब। और आपको मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में रोपड़ नामक जगह जो है वो इसी आपके नदी पर है, कौन सा, सतलज, कहां पर है आपका, पंजाब, यहीं पर आपका सिंधु घाटी में पढ़े होंगे, ठीक है। और पंजाब के पास हरिके बैराज में यहां से आपका हिमाचल प्रदेश से नदी आएगी आपका व्यास, कौन सी नदी, व्यास। तो सतलज की जो मेन सहायक नदी कौन है, व्यास, व्यास कहां से आ रही, हिमाचल प्रदेश से, और ये पंजाब में हरिके के पास जो है जाकर मिलेगी। सतलज अपने साथ जो है व्यास को ले जाकर चिनाब में मिला देगी, और चिनाब जो है सबको कहां ले जाके मिला देगी, सिंधु नदी में, और इसी को कहते हैं सिंधु अपवाह तंत्र, याद रहेगा। उस पर भी आएंगे नदियों पर। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है 10वां, वो है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। देखिए सबसे पहले आप समझिएगा कि जो अरावली पर्वत है वो अरावली पर्वत का कहां है आपका, राजस्थान में, कहां है आपका, ये जो आपके गुजरात से ऐसे दिल्ली तक पूरा आपका ऐसे सीरीज बना है, यही क्या है आपका अरावली पर्वत। इसी अरावली पर्वत में कहीं कहीं पर आपको हल्दी घाटी मिलेगा, माउंट आबू मिलेगा, ये सारे जगह मिलेंगे। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है आपका, गुरु शिखर, कौन सा, गुरु शिखर। नीलगिरी की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन है, दोदा बेटा, है ना। नीलगिरी वाला पर्वत जो दक्षिण भारत में पढ़ोगे वो कौन है आपका, दोदा बेटा, ठीक है। इसी अमरकंटक से निकलेगी कौन सी नदी, नर्मदा नदी, कौन सी, नर्मदा, याद रहे अमरकंटक, ठीक है। अब देखो और खास बात, अरावली भारत के पश्चिम भाग में राजस्थान में स्थित है, हमने समझ लिया, ठीक है भाई। और सबसे खास बात यह है कि ये सबसे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसकी चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर क्या है आपका, सिरोही जिले में स्थित गुरु शिखर है, जिसकी आपकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितना है आपका, 1722 मीटर। और अरावली पर्वतमाला के आसपास कौन सी जनजाति निवास करती पूछेगा तो भील,
कौन सा आपका भील। भील जनजाति जो है वो निवास करती है अरावली क्षेत्र के आसपास, याद रखेंगे। यह एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो पर्वत बहुत पहले से बना हुआ है और धीरे धीरे उनका इरोजन हो रहा है, क्षरण हो रहा है, और क्षरण से जो आपका बचे हुए शेष भाग है वही कहलाता है अवशिष्ट पर्वत। क्या पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। मोड़दार मतलब जो फोल्डिंग होके बना है उसे क्या कहते हैं, मोड़दार पर्वत। ठीक है, अभी सब समझोगे। और याद रखना इसकी कुल लंबाई जो है पालनपुर गुजरात से, ये पूछा जाता है गुजरात के कहां से, पालनपुर से दिल्ली के कहां तक, रायसेना, कहां तक आपका, दिल्ली रायसीना हिल तक इनका विस्तार है। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली रायसीना तक इनका विस्तार है। इसी पर माउंट आबू स्थित है, जिस पर जिलवाड़ा जैन मंदिर है। इसी पर हल्दी घाटी है, जिसमें 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की ओर से मानसिंह के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम समझते हैं जीएस की इस क्रम में। ठीक है, 11वां, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों को सम्मिलित रूप में जो सम्मिलन है जहां मिलते हैं वो क्या कहते हैं। तो देखो, जो आपका भारत है इस तरफ को बोलते हैं आपका पश्चिमी घाट, और इस तरफ के जो समुद्र लगे हैं उसे बोलते हैं आपका पूर्वी घाट। ये है आपका पूर्वी घाट और इसको बोलते हैं क्या, आपका पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं, आपका पश्चिमी घाट। अब इन दोनों जहां मिलती है, ये दोनों का जो भाग जहां मिलता है उस जगह को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे ये दोनों को जोड़ने वाले क्षेत्र कहलाते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। क्या है आपका, नीलगिरी की पहाड़ी। बहुत ज्यादा आपका नीलगिरी का पेड़ होने के कारण उस जगह का नाम पड़ गया नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी को याद रखेंगे, ये आपका तमिलनाडु में विस्तार है, थोड़ा बहुत कर्नाटक में और थोड़ा बहुत आपका केरल में। तो 3 आपके राज्यों में इनका विस्तार है। ये भी प्रश्न है कहां कहां, तो याद रखेंगे तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। इसकी सबसे ऊंची चोटी अभी बताया हूं, डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, टोडा जनजाति रहती है। कौन सा, डोडा बेटा, टोडा, ऐसे याद रखो। दोनों कहां आएगा, नीलगिरी। नीलगिरी पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को जोड़ेगी, पहला बात। दूसरा बात, सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, टोडा जनजाति यहां निवास करती है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एक हिस्सा है। मतलब जब आप भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं आपका, 18, और ये भारत का सबसे प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कौन से स्टेट में आपका, तमिलनाडु में। छत्तीसगढ़ में भी 2005 में अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व आप पढ़े होंगे, अमरकंटक अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व। कब आपका, 2005, कहां है, सीजी में। क्या नाम है, अचानक मार अमरकंटक। ठीक है, ये याद रखेंगे। पालघाट दर्रा, इसी आपके दक्षिण में पालघाट दर्रा जो है, उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों को और दक्षिण में अनाईमलाई, किसको आपका, अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। उत्तर में कौन है आपका, नीलगिरी, उत्तर में नीलगिरी, नीचे में अन्नामलाई। दोनों पहाड़ के बीच में, दो पहाड़ों के बीच के रास्ता को क्या कहते हैं, दर्रा। और जो दर्रा है वो क्या है, पालघाट दर्रा। कौन सा, पालघाट। ठीक है, तो याद रखना पालघाट दर्रा कहां पर है, तो दक्षिण भारत में है। यह आपका नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच का रास्ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं 12वां प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है। देखो सिंपल प्रश्न, इसके बारे में कोई लॉजिक नहीं है, ये पौराणिक आपका क्षेत्र है। तो जो पूर्वी घाट अभी मैंने बताया, भारत का ये जो हिस्सा है पूर्वी घाट, इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो फटाक से लगाइएगा, कौन सा आपका, महेंद्रगिरी। दोदा बेटा को मैंने आपको बताया है, अन्नामलई पर्वत में अनाईमुड़ी है, और दोदा बेटा आपका नीलगिरी का जो है पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है। और याद रखेंगे पूर्वी घाट का श्रेणी का सर्वोच्च शिखर पूछेगा तो कौन है आपका, महेंद्रगिरी। ये वही महेंद्रगिरी है जहां पर परशुराम ने क्या किया था, तपस्या। परशुराम जी ने जहां पर तपस्या किए थे वही मंदिर, आपका मंदिर बोलता हूं, वही आपका पहाड़ कौन सा है, महेंद्रगिरी। तो इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा प्रश्न नहीं है। हाँ, लोकेशन याद रखिएगा, लोकेशन पूछेगा तो कौन सा स्टेट है आपका, ओडिशा। महेंद्रगिरी पर्वत कहां पर स्थित है पूछेगा तो ओडिशा मारना है। पूर्वी जो आपके घाट है उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उनकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी पर्वत है। आइए अगला प्रश्न है आपका 13, कार्डेमम की पहाड़ी कहां पर स्थित है। इसी को आपका बोलते हैं इलायची की पहाड़ी। क्या बोलते हैं आपका, इलायची। कार्डेमम की पहाड़ी को क्या बोलते हैं जी, इलायची की पहाड़ी। कहां स्थित है पूछेगा तो कहां लगाओगे, केरल।
सबसे पहली बात देखो बेटा, बहुत सारा चीज दिमाग में ये रखना है कि जो आप अन्नामलाई, अनाई मुड़ी, दोदा बेटा, नीलगिरी ये सब पढ़ रहे हो, कार्डेमम पहाड़ी, ये सब दक्षिण भारत में है। और आपको सोचना नहीं है जम्मू कश्मीर उत्तर भारत, हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत, मध्य आपका महाराष्ट्र थोड़ा सा दक्षिण भारत में आ जाएगा ऊपर वाला भाग, लेकिन केरल कहाँ है दक्षिण भारत? तो आंसर सीधा स्पष्ट हो जाता है कहां पर था आपका, केरल में। इससे संबंधित बातें याद रखेंगे। दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का दक्षिण पश्चिम क्या होगा? ये वाला हिस्सा, समझ आ रहा है? तमिलनाडु का दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ठीक है, तमिलनाडु का दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व केरल, मतलब केरल का दक्षिण पूर्व, मतलब इधर वाला हिस्सा, ठीक है, में स्थित है क्या? कार्डेमम की पहाड़ी। ये केरल का दक्षिण पूर्व और तमिलनाडु का दक्षिण पश्चिम, दोनों के बीच में स्थित है क्या? कार्डेमम की पहाड़ी। पहाड़ों का नाम इलायची से लिया जा गया है, इसलिए उगाया जाता है, क्योंकि इलायची की पहाड़ी कहते हैं, क्योंकि वह इलायची के लिए फेमस है, याद रखेंगे। इन पहाड़ियों पर कॉफी और काली मिर्च भी उगाई जाती है। तभी आपका काली मिर्च को लेने के लिए 1498 में कौन आए थे? वास्को डी गामा। सबसे ज्यादा प्रॉफिट उनको काली मिर्च के लिए मिला था, और इसको नाम है एला माला। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कार्डेमम की पहाड़ी है उसे येला माला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? येला माला के नाम से भी जानते हैं। ये इलायची के लिए फेमस है, कॉफी और काली मिर्च भी होती है। तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम, केरल के आपका दक्षिण पूर्व के बीच में स्थित है कौन सा? कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी, ठीक है। ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गारो खासी और जैंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो देखो, गारो खासी जैंतिया ये सब आपके ट्राइब्स के नाम है। किनके नाम है? आपका ट्राइब्स। ये एक जनजातियों के नाम है, और इन्हीं जनजातियों के नाम पर ही इन जगहों का नाम रखा गया है, गारो खासी और जैंतिया। और ये आपका कहां स्थित है जी? मेघालय में। कहां स्थित है आपका? मेघालय में। तो गारो खासी जैंतिया, इसी से आपका खासी विद्रोह होगा। आगे पढ़ोगे तो खासी विद्रोह होगा खासी जनजातियों के द्वारा, समझ में आ रहा है? तो याद रखेंगे, गारो खासी और जैंतिया की पहाड़ी कहां है? मेघालय में। कहां है आपका? मेघालय में। पहाड़ियों का नाम विशेष रूप से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली किसके नाम पर रखा गया है? जनजातियों का। और इसी में आप देखोगे कि जो खासी एरिया है, कौन सा आपका? खासी। ये टफ सवाल है। इस खासी में क्या स्थित है? चेरापूंजी। क्या स्थित है आपका? चेरापूंजी। कभी यही आपको बहुत टफ लगेगा, खासी कहाँ है, चेरापूंजी कहाँ है बोलेगा? मेघालय में है, पता है, लेकिन गारो में है कि खासी में कि जंतिया में है? तो कहाँ है आपका? खासी में है। और मेघालय राज्य के खासी में भी कौन सा आपका? पूर्व। कहां पर आपका? पूर्व खासी हिल्स में है। और इसे ही आप में देखोगे तो आपका सबसे ज्यादा जो भारत में वर्षा होती है, आपका विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि मानसून की हवाएं चेरापूंजी के ये जो पर्वत है, क्योंकि हवाएं जो है आपका पर्वत के बीच में फंस जाती है, और फंसने के बाद वो निकल नहीं पाती, और वहीं पर ठंडा होकर क्या करा देती है? बारिश। इसलिए याद रखना, सबसे ज्यादा बारिश विश्व में चेरापूंजी में होती है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं? आप कमेंट करके बता सकते हैं। सब लोग आप कमेंट करिए, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं? ठीक है, तो आपको पता होगा छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कौन है जी? अबुझमाड़ की पहाड़ी। कौन है आपका? अबुझमाड़ की पहाड़ी। कहां पर है? नारायणपुर में। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है, और बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चेरापूंजी पूछ देता है, सर्वाधिक बारी जो है चेरापूंजी है ना, मासिर राम भी बोलते हैं, चेरापूंजी मासिर राम वहां पर होता है। तो ये याद रखेंगे, यहां से आपका प्रश्न बनना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है 15वां, नाथुला दर्रा। कौन सा आपका? नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा, दर्रा का मतलब क्या होता है? मैंने अभी बताया, पहाड़ों के बीच का क्या है? रास्ता। तो दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होगा वही क्या कहलाएगा? पास या दर्रा। तो कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला। तो नाथुला दर्रा कहां है? सिक्किम में। कहां है आपका? सिक्किम में। तो याद रखना, नाथुला दर्रा कहां है? सिक्किम में। कहां है आपका? आपका सिक्किम में। तो देखिए, और भी दर्रे, काराकोरम, पीर पंजाल, जोजिला और बनिहाल, ये सब कहां है आपका? जम्मू कश्मीर में। काराकोरम, पीर पंजाल, ठीक है, जोजिला, बनिहाल, बुर्जिल, ये भी है, और मत याद रखो तो ना, काराकोरम, पीर पंजाल, जोजिला, बनिहाल, ये सब जम्मू कश्मीर में है। बड़ा लाचा पहन के सीप में, ठीक है, बड़ा लाचा पहन के सीप में आपको याद रखना है क्या किए हैं? तो बड़ा लाचा पहन के सीप में बैठे हैं। तो याद रखना आपका कौन? आपका हिमाचल प्रदेश में। तो बड़ा लाचा और सीप किला कहां है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है,
आपका याद रखना है माना, नीति और लिपु, इसलिए कोड बन जाता है मालिनी। तो मालिनी कहां है? उत्तराखंड में। मालिनी कहां है? उत्तराखंड में। तो माना, नीति, लिपुलेख, मालिनी उत्तराखंड में है। हिमाचल जो है, हिमाचल बड़ा लाचा पहन के कहां उतर रही है? सीप में, ऐसा याद रखना। और नाथू के जेब से सिक्का क्या हो गया? गिर गया। तो नाथुला और जेरेपले कहां है? सिक्किम। इसको पूछा गया एग्जाम इसमें क्वेश्चन में। और थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में है। दक्षिण भारत में थाल घाट और भोर घाट कहां है? महाराष्ट्र में। और पाल घाट अभी पढ़े हो, केरल के दक्षिण पूर्व में, तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में। क्या सॉरी, आपका उसको बोलते हैं नीलगिरी, और इधर आपका अन्नामलाई पर्वत के बीच में क्या है? पाल घाट। और इधर थाल घाट और भोल घाट कहां है? महाराष्ट्र। नाथू का सिक्का जेब से गिरा, सिक्किम। बड़ा लाचा पहन के सीप में उतरे, हिमाचल। मालिनी कहां है? आपका उत्तराखंड। और काराकोरम, पील पंजाल, जो जिला बनिहार और कहां है आपका? बुरजील जो है जम्मू एंड कश्मीर में। तो दर्रा से भी प्रश्न पूछता है, आपको याद होना चाहिए। चलिए 16वां प्रश्न है, भारत की वृहत्तम मतलब सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखो नदी वगैरह से भी प्रश्न आता है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि जो फिजिकल पार्ट है उन्हीं को ज्यादा पूछता है प्रश्न। देखिए थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो भारत की वृहत्तम यानी सबसे बड़ी नदी, सीधा सीधा आंसर ले लेना कि कौन सा? आपका गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपका गंगा। तो गंगा नदी कहां से निकलेगी? गंगोत्री हिमालय उत्तराखंड से। कहां से? गंगोत्री हिमालय उत्तराखंड। यमुनोत्री से क्या निकलेगी? यमुना। गंगोत्री से क्या निकलेगी? गंगा। 25-25 याद रखना, कई किताबों में अलग डेटा मिलेगा पर फिर भी याद रखना 25-25 चाहिए ऐसा, ठीक है? 25-25%। तो याद रखना 25-25 आपका किलोमीटर है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय और सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। समझ में आ रहा है? और मनमोहन सिंह की सरकार में 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। यहां पर कुंभ का मेला लगता है जो गंगा नदी में किनारे लगता है, दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। गंगा नदी विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है और ये डेल्टा कहां है? आपका सुंदरबन में। देखिए जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है वो पूरा डेल्टा बनाती है। डेल्टा मतलब इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाना डेल्टा कहलाता है। तो जितने भी आपका पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं, चाहे महानदी लो, गोदावरी लो, कावेरी लो, कृष्णा लो, सब डेल्टा बनाती है। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी क्या बनाती है? एस्चुरी। क्यों? क्योंकि चट्टान के ऊपर से ऐसे गिरती है तो यहां पर एक भूखंड बन जाता है, एक आपका इस तरीके से होल टाइप का बन जाता है क्योंकि ऊंचाई से गिरती है। और इधर ऐसे मैदान में है तो ऐसे से फैल जाता है। तो ये डेल्टा है, ये एस्चुरी है। इसी को आपका ज्वारोन्मुख क्या कहते हैं? आपका ज्वारोन्मुख ऐसा बोलते हैं, ज्वारोद्मुख, ठीक है? तो इसी को याद रखना, क्या है आपका? डेल्टा। और ये इधर डेल्टा एस्चुरी। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां क्या बनाती है? एस्चुरी। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा। तो इनका जो डेल्टा बनता है सुंदरबन। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष पश्चिम बंगाल में जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और 18 बायोस्फीयर रिजर्व में एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, कौन सा? आपका सुंदरबन डेल्टा, याद रखेंगे। और भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलकर कहां? देवप्रयाग में। भागीरथी अलकनंदा नदी से मिलकर देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करती है। फिर गंगा का उल्लेख 4 वेद में से ऋग्वेद में मिलता है। कितना बार? 1 बार। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार है। यमुना का उल्लेख 3 बार है। सबसे ज्यादा उल्लेख सिंधु नदी का है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास वैदिक सभ्यता पनपी थी पहले में। गंगा नदी को देशों में आप भारत और बांग्लादेश के माध्यम, 2 देश में बहती है गंगा नदी, भारत में और बांग्लादेश में बहती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब गंगा नदी इधर और उधर ब्रह्मपुत्र नदी मिलेगी तो इनका नाम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पद्मा। और मुर्शिदाबाद से हुगली नदी तक भागीरथी के नाम से बहती है। तो ये कुछ कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। बेसिक यही सब सवाल आएगा, कौन सी बड़ी नदी क्या है। कभी कभी पुराना क्वेश्चन में ये सब देखते हैं राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, तो इस प्रकार से थोड़ा सा याद रखेंगे इस वाले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 17वां। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली
का निर्माण करने वाली जो नदी है वो कौन सी है? तो माजुली जो नदी का निर्माण करती है वो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। कहां पर है माजुली द्वीप? आपका असम में। ये कहां से आती है? आपका तिब्बत क्षेत्र से। कहां से? आपका तिब्बत। तिब्बत में कौन सा नाम से जानते हैं इनको? सांगपो। कौन से नाम से? सांगपो। और ये अरुणाचल प्रदेश में जो है दिहांग दिबांग नदी इनसे मिलने के बाद जो है आपका ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ठीक है, तो ये याद रखना। माजुली जो दुनिया का सबसे बड़ा आपका, ठीक है, द्वीप, आपका नदी द्वीप है, वो कहां है? असम में। एक आपका थोड़ा सा आइलैंड टाइप का बना हुआ है नदी के बीच में, ये विश्व का सबसे बड़ा, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में मत्कु द्वीप जानते हो, मत्कु द्वीप, तो उस टाइप का आपका सबसे बड़ा द्वीप कहां बना है आपका? तो माजुली, जो कि असम में है। यह द्वीप असम में है, याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश में बहती है। एक तिब्बत में, गंगा, भारत और बांग्लादेश, ये तिब्बत से आएंगे, ब्रह्मपुत्र में इंटर करेंगे तो भारत हो गया, और नीचे बंगाल की खाड़ी में जाएंगे तो यहां पर आपका हो गया बांग्लादेश। तिब्बत में बहते हुए नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। आसाम घाटी में बहते हुए ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहते हैं। जैसे ही बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र, उधर से सांगपो के बाद क्या नाम पड़ा? ब्रह्मपुत्र। असम क्षेत्र में, अरुणाचल क्षेत्र में, वहां से आपका ब्रह्मपुत्र आए और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश किए तो क्या नाम हो गया? जमुना। बोलते ना गंगा जमुना ऐसा वाला, तो जमुना। और जैसी जमुना में गंगा आके मिली, गंगा और जमुना मिलके क्या बनाएंगे? पद्मा। और यही पद्मा के नाम से कहां गिरेंगे? बंगाल की खाड़ी में। तो संयुक्त धारा, अब देखो, सॉरी, पद्मा और गंगा मिलने से संगम के बाद इनकी संयुक्त धारा को क्या बोल देंगे? मेघना। क्या बोलेंगे? मेघना। तो और देखो, इधर से जमुना हो गया, जमुना के बाद जब और आपकी नदियां आग पर नीचे जाएगी तब क्या हो जाएगा? पद्मा। और बाद में गंगा से संगम होने के बाद इसको क्या कहेंगे? मेघना। तो क्या नाम से गिरेगा जी? बंगाल खाड़ी, मेघना के नाम से, सॉरी याद रखना, मेघना। और जो कि यही मेघना सुंदरवन में डेल्टा का निर्माण करेगी। वहां जाने के बाद इस तरीके से डेल्टा का निर्माण करेगी। ऐसा डेल्टा बनता है ना, डेल्टा जी, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे तो इस तरीके से आपका जो डेल्टा बनेगा, ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? डेल। डेल बोलते हो ना, कि नदी आने के बाद ऐसे ऐसे भागों में बढ़ जाती, इसी को डेल्टा कहते हैं। और सहायक नदी कौन कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र की मेन सहायक नदी है लोहित और तीस्ता। तीस्ता सिक्किम से आएगा, तो याद रखना लोहित और तीस्ता। तो ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है आपका 18वां, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? अभी बार बार आप रील्स, फेसबुक वीडियो में देखे होंगे, कोसी नदी अपने एकदम उफान पर थी, काफी ज्यादा चल रही थी। तो याद रखेंगे, बिहार में जब ये आती है तो बहुत ज्यादा हाहाकार मचता है, क्योंकि कोसी नदी बार बार अपना मार्ग बदलती है, रास्ता बदलती है, और इसलिए कोसी नदी में अच्छे से हर जगह आप डैम नहीं बना सकते, इसीलिए इन्हें बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि ये बहुत तबाही मचाती है। ठीक है, तो कौन सी नदी? आपका कोसी। कोसी नदी या कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है, मतलब नेपाल में हिमालय से निकलती है, पहाड़ों से निकलकर नेपाल, तिब्बत और बिहार में बहती हुई राजमहल बिहार के पास में गंगा में मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी है कोसी, राजमहल बिहार में मिलेगी, और इसमें आने वाली बाढ़ बिहार में बहुत ज्यादा तबाही करती है। इस कारण इस नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहते हैं। याद रखेंगे, शोक में बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। कौन सा? आपका दामोदर। पश्चिम बंगाल में बिहार का बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर। और उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? महानदी। क्योंकि महानदी जब बहुत ज्यादा हो जाती है, हीराकुंड बांध को खोलना पड़ता है, तो वहां पर महानदी उड़ीसा में बाढ़ लाती है। तो महानदी को उड़ीसा का शोक, दामोदर को बिहार आपका पश्चिम बंगाल का शोक, और कोसी नदी को कहा कहते हैं? बिहार का शोक। तो इतना आपको याद रखना है। आपकी स्क्रीन पर जो 19वां प्रश्न है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती? मैंने पहले डिस्कस किया है कि जो पश्चिम की ओर बहने वाली जितनी भी नदियां इस ओर बहती है वो आपका एस्चुरी बनाती है, और इस ओर बहने वाली सारी नदियां डेल्टा बनाती है। तो देखिए, गंगा नदी कहां बहती है? इस ओर। गोदावरी इस ओर, महानदी इस ओर, ताप्ती इस ओर। तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाएगी? ताप्ती। ठीक है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं, एस्चुरी बनाती है। नर्मदा, ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी में बहती है। ये भी प्रश्न है, दो पर्वत के बीच एक घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा और आपका ताप्ती। कौन सा? आपका ताप्ती। ये दोनों भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां है। नर्मदा जो नदी है ये आपका विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है, और नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो आप देखोगे आपके छत्तीसगढ़ के बाजू में क्या है? आपका अमरकंटक।
याद रहेंगे। और पूर्व की ओर बहने वाली सारी नदियां जो पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में, या ऐसा भी बोल सकते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती है और अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी बनाती है। क्लियर है, याद रखेंगे। आज की इस सीरीज का अंतिम प्रश्न जो रहेगा, ठीक है, वो है आपका दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की लंबी नदियों में बहुत सारा अलग अलग कंटेंट मिलता है। तो जो कंटेंट आपके काम का है मैं बता रहा हूं कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि गोदावरी नदी दक्षिण की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपका गोदावरी है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहते हैं, याद रखेंगे। किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं, तो गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं, तो कावेरी। नाम समझ रहे हैं अंतर। बूढ़ी गंगा बोलेगा, एक तो गंगा हो गया, बूढ़ी गंगा गोदावरी, याद रहेगा। अगर दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा तो कावेरी, क्या लगाओगे, कावेरी। गोदावरी जो नदी है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र से कहां से निकलती है, त्रयंबक, नासिक में। कहां का, नासिक में, त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से। उसके बाद कावेरी जो नदी है वो कहां से निकलती है, तो पश्चिम घाट में ब्रह्मगिरी से। त्रयंबकेश्वर से गोदावरी, ब्रह्मगिरी से कावेरी, और कृष्णा जो है वो कहां है, महाबलेश्वर। तो महाराष्ट्र के आप महाबलेश्वर से, ठीक है, कावेरी ब्रह्मगिरी से और गोदावरी त्रयंबकेश्वर से निकलती है। तो कभी कभी इनके उद्गम स्थानों को पूछा जाता है। सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, डेल्टा बनाती है। यही डेल्टा क्षेत्र बहुत उपजाऊ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना। मैं कल फिर आपसे मिलूंगा ज्योग्राफी के बेस्ट 20 प्रश्नों के साथ, और इसी तरीके से और भी प्रश्नों के साथ आपको जोड़ूंगा। आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बार बार वीडियो को रिवाइज करिए। 15 अंक की गारंटी लिया हूं, मैं ये नहीं बोलूंगा, पर इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमेगी। जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।